प्रणाम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं अच्छे होंगे। मैं अंकित शर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार फिजिक्स ग्रुप में, जहां पढ़ते हैं हम ग्रेजुएशन के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स। और ये बीएससी फोर्थ सेमेस्टर फिजिक्स की क्लास है, जिसमें हम पढ़ रहे हैं आपकी पर्सपेक्टिव ऑफ मॉडर्न फिजिक्स। देखिए, अब यहाँ पर आपकी ये यूनिट थर्ड चल रही है। यूनिट थर्ड का नाम है इनएडेक्वेंसी ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स। ठीक, तो ये देखिए, ये आपका टॉपिक भी यही है, इनएडेक्वेसी ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स। सर, ये क्लासिकल मैकेनिक्स क्या है? ये क्लासिकल मैकेनिक्स है न्यूटन वाली पुरानी, जिसे आपने लॉ ऑफ इनर्शिया ये सब पढ़े थे, याद है? न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, ये सब किसके अंदर आते थे? क्लासिकल मैकेनिक्स के अंदर। अब यहाँ पे जो आपकी चलेगी बुक में जो टॉपिक है ये वाला क्वांटम मैकेनिक्स से रिलेटेड। सर, ये क्वांटम मैकेनिक्स क्या है? आपने सुना है एनर्जी पैकेट्स होते हैं क्वांटा, तो उन्हें जिसके अंदर स्टडी किया जाता है उसे क्वांटम मैकेनिक्स कहते हैं। देखो, वीडियो स्किप मत करो, सुनो मेरी बात। ये सब लिखा हुआ जो लिखा हुआ इसे भूल जाओ, लेकिन जो मैं आपको अब बताने वाला हूँ इससे रिलेटेड वे अपने दिमाग में, जहन में सब जगह छाप लो उसे। देखो, टॉपिक का नाम क्या है? इनएडेक्वेसी ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स, यानी कि क्लासिकल मैकेनिक्स की अयोग्यता। मतलब हमें क्वांटम मैकेनिक्स क्यों लानी पड़ी? क्लासिकल मैकेनिक्स में क्या कमी थी? क्लासिकल मतलब पुरानी, पुरानी मैकेनिक्स को हटा कर नई क्यों लानी पड़ी हमें क्वांटम मैकेनिक्स? इसमें ये बता रहा है। समझो, पहले लाइट जो थी, लाइट क्या थी? मान लो आपने बल्ब जलाया, अब यो लाइट आ रही है हम तक। यो लाइट आ कैसे रही है? आपने लाइट को रे भी पढ़ा होगा और वेव भी पढ़ा होगा, किरण भी पढ़ा होगा, तरंग भी पढ़ा होगा। अब लाइट रे है या वेव है, ये आप मुझे वीडियो पॉज करके कमेंट बॉक्स में बताओ, किरण है या तरंग है? नहीं पता? चलिए हम आपसे थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। हमें लाइट को लेकर पहले एक दो चीजें पता थी। क्या? कि लाइट ट्रेवल करती है, प्रोपोगेट करती है, यानी कि चलती है। अब वहां से चल के बल्ब से मेरे तक आई। और क्या होता है इसमें? एनर्जी होती है लाइट में। सर, ये भी हमें पता है, लाइट में एनर्जी भी होती है, लेकिन ये चलती किस तरीके से है? तो इसके बारे में सबसे पहले बताया साइंटिस्ट जो थे हमारे, जिन्होंने हर चीज में क्या करी है, उंगली करी है, उनका नाम है न्यूटन। न्यूटन ने बताया कि लाइट कैसे चलती है। जैसे तीर चलता है ना, ढुश टू, तीर क्या हो रहा है? चल भी रहा है, सर चल रहा है। अब आपके लगेगा तो अंदर भी घुसेगा, यानी कि उसमें एनर्जी भी है। तो इन्होंने बताया तीर लाइट वेव, लाइट पार्टिकल कैसे चलते हैं? तीर की तरीके से। तीर की तरह से मतलब, तीर की तरह से मतलब वे चलते हैं बच्चा मेरे रे की तरीके से। रे मतलब किरण की तरीके से। तो ये बात किसने बताई? हमारे न्यूटन जी ने। चलिए, उन्होंने बताया लाइट रे जो होती है छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी है, जिन पार्टिकल्स को हम क्या कहते हैं? कॉर्पुसल्स। क्या? कॉर्पुसल्स। ऐसे यो किसके अंदर रखी गई? कॉर्पुसल्स थ्योरी के अंदर। यानी कि न्यूटन ने कॉर्पुसल्स थ्योरी दी थी, जिसमें इन्होंने बताया था जो लाइट है, लाइट के जो पार्टिकल्स है वो किसकी तरीके से चलते हैं? तीर की तरीके से। और ये थ्योरी किसके अंदर आ गई? कॉर्पुसल्स थ्योरी के अंदर आ गई। और ये इन पार्टिकल्स का नाम क्या नाम है? कॉर्पुसल्स। अब देखो, जब लोगों ने कहा इनसे, न्यूटन से, कि आप हमें बता रहे हो तीर की तरीके से चलते, इसका प्रूफ तो दो भाई, हम कैसे मान लें? तो उन्होंने कार्डबोर्ड एक्सपेरिमेंट दिया। क्या? कार्डबोर्ड एक्सपेरिमेंट। कार्डबोर्ड एक्सपेरिमेंट क्या था? उन्होंने ऐसे एक दो तीन, और यहाँ पे क्या लगा दी? स्क्रीन। तीन गत्ते के डिब्बे खड़े करे और तीनों में क्या कर लिया? छेद कर लिया। अब छेद करने का मतलब, अगर मैं इधर से लाइट जलाता हूं तो यहाँ पर क्या मिलेगी? लाइट मिलेगी। अब उन्होंने क्या किया? इस छेद को बंद कर दिया, टुडू टुडू, और यहाँ छेद कर दिया। तो क्या लाइट मिलेगी यहाँ पर? बताइए। लाइट नहीं मिलेगी। यहाँ पर क्या मिलेगी? इसकी परछाई, है ना? अब मैं खड़ा हो जाऊं ऐसे और सामने से लाइट आ रही है, तो बोर्ड के पीछे क्या मिलेगी? परछाई। इससे क्या पता चलता है कि लाइट सीधी आ रही थी? यानी कि इन्होंने कहा, इससे पता चला कि लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। तो इनकी बात ने सबने मान लिया, अरे वाह, इन्होंने तो प्रूफ भी दे दिया। तो हमने क्या मान लिया? कि जो लाइट है वो कॉर्पुसल्स पार्टिकल से मिलकर बनी है और वो रे की तरीके से चलती है। लेकिन एक दूसरी तरफ दूसरे साइंटिस्ट भी लगे हुए थे, हाइजेंस। उन्होंने एक न्यूटन्स का डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पढ़ा है, डार्क स्पॉट और ब्राइट स्पॉट, दीप्त फ्रिंज, अदीप्त फ्रिंज। आपने पढ़ा हुआ है, मैंने पढ़ाया हुआ है, अच्छे से पढ़ाया हुआ है। ठीक, तो उसमें
हाइजेन ने कहा एक चीज बताओ, हम इधर से टॉर्च जलाई, सर जलाई, यहाँ पे हमें ब्राइट स्पॉट मिला, मैंने उधर से टॉर्च जलाई तो ब्राइट स्पॉट मिला, मैं दोनों को एक साथ जला दूं तो न्यूटन के अकॉर्डिंग दो लाइट एक साथ यहाँ पड़ेगी, दो लाइट एक साइड पर एक साथ पड़ने का मतलब वो स्पॉट डबल चमकदार होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? डबल चमकदार। लेकिन ऐसा नहीं होता, हमें ब्राइट स्पॉट भी मिल सकता है और हमें डार्क स्पॉट भी मिलता है। आपने पढ़ा नहीं न्यूटन्स कह रहा यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट्स, उसमें ब्राइट डार्क फ्रिंज मिल रही थी। इसका मतलब ये होता है, इन्होंने कहा लाइट सीधी रेखा में नहीं चलती। लाइट कैसे चलती है? लाइट ऐसे चलती है, और इसे क्या नाम दिया? रे। समस्या ये थी, इन्होंने बता तो दिया लेकिन इनके पास इस बात का कोई प्रूफ नहीं था। ठीक है, तो बेचारों की बात किसी ने नहीं मानी, ये समय रहते गुजर गए। फिर कौन आए? यंग जो थे इनके स्टूडेंट ही थे, किनके? हाइजेन के। उन्होंने इस बात को प्रूफ करके दिखाया, किससे? यंग के डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से, जिसमें अगर ऊपर पड़ती थी या नीचे पड़ती थी, ऊपर पड़ी तो कंस्ट्रक्टिव और अपोजिट बनी तो और क्या बोलते थे? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। याद है कुछ? उसमें मैं अभी नहीं घुस रहा, आगे है आपके में वो, क्योंकि ऑप्टिक्स का थोड़ा सा पोर्शन है आपके में। तो इन्होंने ये बात प्रूफ कर दी। किसने भैया? हमारे रे ने, कि लाइट वेव की फॉर्म में चलती है। यंग ने प्रूफ कर दी कि लाइट वेव की फॉर्म में चलती है, रे की फॉर्म में नहीं चलती। अब समस्या यहाँ पे बड़ी जल्दी आई, क्योंकि सर ये क्या समस्या आ गई कि हमारी जो लाइट है वो रे की फॉर्म में प्रूफ कर दी न्यूटन ने, और वेव की फॉर्म में प्रूफ कर दी यंग ने। किसने? हाइजेन की थ्योरी के अकॉर्डिंग। तो ये बात कंफ्यूजन में रही कि लाइट रे की फॉर्म में चला या वेव की फॉर्म में चला। तो ये मान लिया गया कि लाइट रे और वेव दोनों तरीके से चलती है। समझ गए? कहीं लाइट को रे के प्रॉपर्टी की जरूरत पड़ेगी तो रे बोल देंगे, और जहां वेव प्रॉपर्टी रखेगी तो उसे वेव नेचर बोल देंगे। पढ़ा नहीं है वेव नेचर ऑफ लाइट? और आपने पढ़ा है डुअल नेचर भी पढ़ा है, दो नेचर रखती है, ये सब आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। तो सर इसमें इसका क्या मतलब? देखो टॉपिक के नाम पे आते हैं। टॉपिक का नाम क्या है? इनएडेक्वेसी ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स, यानी कि क्लासिकल मैकेनिक्स की अयोग्यता। अब ये अयोग्यता क्या क्या है सारी हम इसमें पढ़ेंगे। टुवार्ड्स द एंड ऑफ 17th सेंचुरी, यानी कि 17वीं शताब्दी के अंत की ओर, इट इज ऑब्जर्व दैट, यह माना जाता था, क्या माना जाता था? लाइट कंसिस्ट ऑफ फास्ट मूविंग इलास्टिक पार्टिकल्स, कि लाइट में तेजी से चलने वाले इलास्टिक पार्टिकल्स होते हैं, नोन एज कॉर्पुसल्स। उन्हें क्या बोलते थे? कॉर्पुसल्स। मैंने बताया, ये किसने बताया था? न्यूटन ने। द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉर्पुसल्स वाज गिवन बाय न्यूटन, यानी कि कॉर्पुसल्स का जो कॉन्सेप्ट था वो किसने दिया था? न्यूटन ने दिया था। एंड इट इज नोन एज कॉर्पुस्कल्स थ्योरी, और इसे ही हम क्या बोलते हैं? कॉर्पुसल्स थ्योरी। किसकी? लाइट की, प्रकाश की कॉर्पुसल्स थ्योरी। याद रखना कि प्रकाश की कॉर्पुसल्स थ्योरी किसने दी थी भैया? हमारे न्यूटन ने दी थी। ठीक, इसमें इन्होंने क्या मानना था कि जो लाइट है वो फास्ट मूविंग इलास्टिक पार्टिकल से मिलकर बनी है, जिसे क्या बोलते थे? कॉर्पुसल्स। चलिए, विद द हेल्प ऑफ कॉर्पुसल्स थ्योरी द फिनोमिना ऑफ इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन ईटीसी कुड नॉट बी एक्सप्लेन्ड, यानी कि कॉर्पुसल्स थ्योरी की सहायता से ये सारी चीजें एक्सप्लेन नहीं की जा सकती। भैया रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन एक्सप्लेन कर दिए हमने, बहुत आसान बात है। लेकिन इंटरफेरेंस तो अभी बताया वेव नेचर एक्सप्लेन करता था, तो इंटरफेरेंस हो गया, डिफ्रैक्शन हो गया, पोलराइजेशन हो गया, ये हम कॉर्पुसल्स थ्योरी से एक्सप्लेन कर ही नहीं सकते थे। तो कॉर्पुसल्स थ्योरी यहां पर क्या हो गई? फेल हो गई। टू एक्सप्लेन दीज फिनोमिना, तो इन फिनोमिना को एक्सप्लेन करने के लिए हाइगेन गेव द वेव थ्योरी ऑफ लाइट। हाइगेन ने कौन सी थ्योरी दी? वेव थ्योरी दी। किसकी? लाइट की। यही तो बताया था मैंने। अकॉर्डिंग टू हाइगेन्स थ्योरी, हाइगेन्स थ्योरी के अनुसार लाइट ट्रेवल्स इन द फॉर्म, ये दोबारा दो बार लिखा गया, इन द फॉर्म ऑफ वेव्स। लाइट किसकी फॉर्म में चलती है बेटा? किरणों की वेव में नहीं चलती, तरंगों की फॉर्म में चलती है। द वेव थ्योरी सक्सेसफुली
एक्सप्लेन्ड द फिनोमिना ऑफ इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन ईटीसी। यानी कि समझो आपका डिफ्रैक्शन हो गया, इंटरफेरेंस हो गया, पोलराइजेशन हो गया, ये न्यूटन की कॉर्पसस थ्योरी द्वारा एक्सप्लेन नहीं किए जा रहे थे। तो इन्हें एक्सप्लेन करने के लिए हमारे हाइजेन ने एक थ्योरी दी जिसे वेव थ्योरी बोलते हैं, जो आपकी मैक्सवेल ने भी आगे यूज करी। आपने इससे पहले सेमेस्टर में बुक पढ़ी थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, याद है कुछ? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी किससे रिलेटेड थी? आपकी मैक्सवेल से ही हो रहा ना। द वेव थ्योरी was followed by Maxwell's electromagnetic theory in 1864। की वेव थ्योरी को ही आगे किसने बढ़ाया था? मैक्सवेल ने बढ़ाया था। सर देखो यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। अब आपको पता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्या होती है? वेव्स होती है, ना कि रेज। समझ गए? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के द्वारा मैक्सवेल ने किसे आगे बढ़ाया? हाइगेन की वेव थ्योरी को आगे बढ़ाया। सर यहाँ तो अभी तक ये पता ही नहीं चल रहा क्लासिकल मैकेनिक्स कैसे फेल होगी, समझो। बट देयर आर सर्टेन अदर एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व फिनोमिना, लेकिन कुछ दूसरे भी एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व फिनोमिना थे, घटनाक्रम थे। कैसे? विच कुड नॉट बी एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ अबव मेंशन्ड थ्योरी। यानी कि ऊपर जो थ्योरी बताई गई है, कॉर्पसस थ्योरी और वेव थ्योरी, ये जो नई फिनोमिना है जो एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किए गए थे साइंटिस्टों द्वारा, ये दोनों थ्योरी उन्हें एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी। यानी कि ये दोनों थ्योरी ही फेल हो गई। उन किन पे? उन वाले ऑब्जर्व्ड एक्सपेरिमेंट्स पर। वे कौन से थे? लिखे हुए हैं, दीज फिनोमिना आर कॉम्पटन इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ईटीसी। कॉम्पटन इफेक्ट हो गया, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो गया, एब्जॉर्प्शन हो गया, इमिशन हो गया, ये सब ये दोनों थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी। तो इन्हें एक्सप्लेन करने के लिए एक न्यू कॉन्सेप्ट माना। किसने? प्लांक ने। देखो इन इनएडेक्वेसी है अयोग्यता किसकी? क्लासिकल मैकेनिक्स की। लेड मैक्स प्लांक इन 1900 टू इंट्रोड्यूस द न्यू कॉन्सेप्ट। यानी कि क्लासिकल मैकेनिक्स की इस अयोग्यता ने, किसने? इन वाली थ्योरी को एक्सप्लेन ना कर पाने वाली अयोग्यता ने क्या किया? प्लांक को एक नया कॉन्सेप्ट सोचने पर मजबूर कर दिया। दैट क्या था वो? द इमिशन और एब्जॉर्प्शन, चाहे तो हम क्या कहें, उत्सर्जन कहे चाहे अवशोषण कहे, किसका? ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का, टेक प्लेस एज डिस्क्रीट, यो एक साथ लिखो भैया, डिस्क्रीट क्वांटा। यानी कि जो रेडिएशन एब्जॉर्ब होता है या रिलीज होता है वो किस में होता है बेटा? पैकेट्स के फॉर्म में होता है। याद है आपको कि एनर्जी इमिट और एब्जॉर्ब इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स, और ईच पैकेट इज नोन एज क्वांटा। हर एक पैकेट को क्या बोलते हैं? क्वांटा। क्वांटा से ही क्या बना? क्वांटम थ्योरी। समझ गए? डिस्क्रीट क्वांटा, और ईच ऑफ विच कंटेन अमाउंट ऑफ एनर्जी एच न्यू, और उसके एनर्जी कितनी होती थी? एच न्यू होती थी। दिस कॉन्सेप्ट लेड टू ए न्यू मैकेनिक। लेड का मतलब उत्पत्ति देना एक तरीके से। क्या? इस कॉन्सेप्ट ने एक नई मैकेनिक्स को उत्पत्ति दी, विच इज नोन एज क्वांटम मैकेनिक्स, जिसे ही हम क्या कहते हैं? क्वांटम मैकेनिक्स। अब सारी कहानी कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अब जो भी हम इसमें पढ़ेंगे आगे के टॉपिक आपको इजीली सब समझ में आएंगे। अब आपकी क्लास रेगुलर होगी। बहुत दिन से छुट्टी, लगभग एक हफ्ते से आपकी क्लास नहीं हुई थी, अब क्लास रेगुलर होगी। एक बार देखो थ्योरी इतनी इजी लिखी हुई है, आपको ना तो किसी के नोट्स में पढ़ने की जरूरत, ना किसी दूसरे पे पढ़ने की जरूरत। आपको नोट्स इतने इजी बन जाएंगे, पर कंडीशन है कि नोट्स साथ साथ बनाते चलो। मैं लिखता हूँ सब कुछ ताकि आप इजीली पढ़ सको, नोट्स बना सको, तैयारी कर सको, मेहनत कर सको। इसलिए मैं भी मेहनत करता हूँ, नहीं तो मुझे जरूरत नहीं है बोर्ड पे लिखने की। मैं आपको ये चीजें जैसे बोल रहा है ना सब वैसे एक्सप्लेन कर सकता था, लेकिन मैंने इसलिए लिखी बोर्ड पे ताकि आप सब लोग अच्छे से नोट्स बना सको। अब ये आपकी फिजिक्स की क्लास रोजाना 7 बजे होगी, कल भी होगी, परसों भी होगी। ये क्लास थोड़ी छोटी रह गई, क्यों? क्योंकि हमें एक रोड मैप तैयार करना था आगे की क्लासेस का। अब आपको पता चल गया कि हम क्वांटम मैकेनिक्स क्यों पढ़ रहे हैं और क्लासिकल मैकेनिक्स में क्या कमियां थी जिस कारण हमें क्वांटम मैकेनिक्स पढ़नी पड़ी। आप स्क्रीनशॉट ले लो। मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, प्रणाम। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया? चलिए अब चलते हैं।